नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई कसर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार और आपके लिए हर रात को 8 बजे लेके आता हूँ भूतों की डरावनी भूतिया कहानी। और इसी प्रकार मुझे मेरे व्यूअर ने भेजा है सीआईडी की वो दर्द भरी घटना जिसमें मैं अपनी आवाज़ देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन। मुझे बचपन से पुलिस और सीआईडी ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, पर मैं मिडिल क्लास होने के कारण इस चीज़ में बहुत मुश्किल से जा पाता हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग जैसे ख़त्म करके मेरी जहाँ पे शिफ्ट होती है मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि मेरी शिफ्ट एक ऐसी जगह होने वाली है जहाँ से कई लोग वापस आए ही नहीं। मैं उस जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वहाँ पे चारों ओर रेत ही रेत थी। वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल था और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। और मुझे यहाँ पे अपनी ड्यूटी करने का पहला मौका मिला था। मुझे ये समझ नहीं आया था कि मेरी फर्स्ट टाइम मुझे यहीं पे जॉब मिलना था, क्योंकि यहाँ मेरे साथ मेरे 4 दोस्त वो भी मेरे साथ ही थे, क्योंकि वो चारों दोस्त मेरे यहीं पे बने हुए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ अपने फौजी के काम पे लगा हुआ था। मैं बॉर्डर के पास खड़े होकर के चारों ओर निगरानी रखा करता था। वहाँ पे मेरे साथ मेरे 4 दोस्त भी रहते थे, पर वो सब हमेशा एक चीज़ बात किया करते थे कि बॉर्डर के आगे वाला जो सुरंग है उसमें कोई भी कभी भी नहीं जाएगा। मैं कई बार पूछा करता था कि क्यों, वहाँ से भी तो कोई घुसपैठी आ सकता है, पर ये सब हमेशा मेरी बात को टाल दिया करते थे और कहते हैं यहाँ पे कोई घुसपैठी नहीं आता, चिंता मत करो, हम कई सालों से रह रहे हैं। और वो सब दूसरी बात को फिर कंटिन्यू करके निगरानी में चले जाते हैं। मैं हर बात उसी बात को सोचता रहता था कि क्यों उस सुरंग में क्या है जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। मैं कई बार पूछने की प्रयास करता हूँ कि क्यों वहाँ पे क्या है ऐसा, पर कोई भी बताता नहीं। दिन बीतते जाते हैं, पर एक दिन कुछ ऐसा घटना मेरे सामने आती है जो मेरे रूह को कँपा देती है। मैं बॉर्डर के इधर उधर घूम ही रहा था, तभी मुझे किसी की पायलों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर यहाँ पे मेरे सिवा और कोई नहीं था, क्योंकि मेरे तीनों दोस्त अपने गांव गए हुए थे। उनकी शिफ्ट यहाँ से कुछ दिनों के लिए चेंज हो चुकी थी और यहाँ पे कल सुबह 3 नए ऑफिसर मेरे साथ आ जाते, पर आज की रात मुझे यहाँ पे अकेला बॉर्डर की निगरानी में खड़ा रहना पड़ेगा। तभी मुझे वहाँ पे किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर देखता हूँ, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे लगता है कि हो सकता है मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही जा कर के कोई आदमी रहता है, वरना यहाँ पे कोई भी नहीं था। और जो बॉर्डर के उधर दूसरे कंट्री वाले थे, पर वो यहाँ पे नहीं थे। मुझे भी नहीं पता कि वो यहाँ पे क्यों नहीं थे, और मैं फिर से अपने काम में लग जाता हूँ। पर थोड़ी देर बाद फिर से मुझे किसी के पायलों की झनकार सुनाई देती है। मैं जोर से बोलता हूँ, कौन है यहाँ पे, सामने आओ, पर वहाँ से किसी की भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे चारों ओर साफ साफ दिख रहा था। आज थी चांदनी रात और यहाँ पे कोई भी आदमी मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरे सिवा तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। तभी मुझे लगता है कि जैसे कोई किसी को उसी रेत में खींच के ले जा रहा है, किसी को कोई घसीट रहा है। मैं तुरंत आगे दौड़ के देखता हूँ, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कौन था ये जो मेरे साथ ऐसी घटना हो रही थी, और ये क्या था?
अगली सुबह होती है और मैं ये बात आने वाले पुलिसों को बताता हूँ। वो सब कहते हैं तुम यहाँ पे थोड़ी ध्यान से रहा करो, क्योंकि हम भी नए हैं, मुझे भी इतना पता नहीं, पर बॉर्डर के सामने हमें अपनी आँख हमेशा खुली रहनी चाहिए। हो सकता है तुम कभी सो गए हो और कोई सपना देख रहे हो। उसकी बात को टाल दिया जाता है और सभी बॉर्डर का निगरानी में लग जाते हैं। उसकी नाइट की शिफ्ट थी और फिर से अगली रात 2 और जवान उसके साथ वहीं पे खड़े हुए थे और इधर उधर टहल रहे थे। तभी ये आवाज़ फिर से सुनाई देती है, पर सिर्फ सचिन को नहीं, उन दोनों फौजियों को भी। तीनों वहाँ पे उस आवाज़ को साफ साफ सुन रहे थे। तभी सचिन कहता है, यही आवाज़ मुझे कल भी सुनाई दे रही थी, पर आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी वो दोनों उस आवाज़ की ओर दौड़ के पीछा करने लगते हैं कि हो सकता है कोई घुसपैठिया अंदर ही अंदर से सुरंग कर रहा हो। और तभी सचिन आवाज़ लगाता है, जो यहाँ पे पहले रहते थे उन्होंने मना किया है उस सुरंग की ओर जाने के लिए, पर ये सब कहते हैं नहीं, सुरंग से कोई घुसपैठी आएगा तो क्या हम उसे आने देंगे। और वो सब उसकी ओर दौड़ के चले जाते हैं। उस सुरंग की ओर एक एक करके दोनों घुस रहे थे और तभी वो सुरंग उनके ऊपर ही ढह जाता है। पूरी रेत उस सुरंग में भर जाती है और धीरे धीरे करते करते पूरा सुरंग बराबर हो जाता है। जैसे सचिन इस घटना को देखता है, वैसे वो पूरी तरह से डर चुका था, क्योंकि पहली बार उसके सामने 2 व्यक्ति की मौत हुई थी। सचिन इस बात को देखकर पूरी तरह से डर चुका था और वो दूसरी सैनिक को बुलाने जाता है। वो कहता है, अभी हमारे साथ 2 जो सैनिक थे वो इस सुरंग के अंदर घुसे थे, पर ये सुरंग ढह गई और वो इसी सुरंग के अंदर दब चुके हैं। तुरंत सचिन और दूसरा सैनिक मिट्टियों को हटाने लगता है, पर जो रेत थी वो जितना भी वो हटा रहे थे बार बार ढह के वहीं भर जा रही थी। उनके शरीर में उतना दम भी नहीं बचा था अब कि वो इस रेत को हटा सके, क्योंकि वो जब भी हटा रहे थे रेत वापस से भरी जा रही थी। वो थक चुके थे और अब उनके पास एक ही रास्ता था कि अब सुबह हो और वो सुबह को और 3-4 सैनिक को बुलाए और फिर इस दोनों बॉडी को वापस बाहर निकाले। और इसी प्रकार सुबह होती है और सुबह होके जब वहाँ पे देखते हैं तो दोनों सैनिक उस रेत के ऊपर ही पड़े हुए होते हैं। वो दोनों ऊपर बाहर निकले तो निकले कैसे, क्योंकि इन्होंने तो निकाला ही नहीं था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों को ले जाया जाता है, दोनों मर चुके थे। अब वहाँ पे सैनिक और कड़ा कर दिया जाता है कि हो सकता है कोई घुसपैठी ने इन्हें मारा हो या फिर गलती से ये मिट्टी दबने के कारण इनकी मौत हो गई। पर सचिन ने साफ साफ देखा था जो उसके आंखों के सामने हुआ था, क्योंकि अपने आप ये मिट्टी ढह नहीं सकती। किसी ने तो इस मिट्टी को गिराने की हिम्मत की थी। सचिन अब उस ओर जाने नहीं लगता, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि सचिन उस ओर कभी मत जाना। सचिन अब उन्हें ही कॉल करता है और कहता है, भाई तुम लोग तो गांव चले गए, यहाँ पे 2 सैनिक की मौत हो चुकी है। ये बात वो सब सुनते हैं और कहते हैं, क्या, कैसे? तो सचिन बताता है, जो तुम लोगों ने बोला था उस जो गुफा के जैसा था उसके पीछे मत जाना, पर वो सब उसी सुरंग के अंदर चले जाते हैं और सुरंग अपने आप गिर गई उनके ऊपर और वो दोनों वहीं पे मर गए। तभी वो सैनिक बताता है, तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ और मेरे साथ जो 2 और पुलिस थे वो भी यहाँ कई सालों से ही रह रहे हैं, पर हमें पता है वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाते। वहाँ पे कई बार आत्मा देखने को मिली है। सचिन इस बात को सुन करके बहुत तरह से डर चुका था, क्योंकि वो एक गांव का लड़का था और गांव में भूत प्रेत साफ साफ सुनाई देती रहती है। सचिन भी भूत प्रेत पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था,
कि ये सब होता है। और जैसे ये बात को सुनता है, सचिन पूरी तरह से डर चुका था। वो सब कहते हैं डरो मत, पर तुम सिर्फ उसकी ओर मत जाना, क्योंकि जो भी वहाँ पे जाता है पता नहीं क्यों रेत उसको अपने आप समा लेती है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। सचिन के कहने से पहले वो आदमी कहता है, और सुबह को जब हम लोग वहाँ पे देखने जाते हैं तो उसकी लाश उसी रेत के ऊपर पहले से पड़ी हुई होती है। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। सचिन कहता है, हाँ सेम टू सेम तुम जैसे बोल रहे हो ऐसा ही हुआ है। वो दूसरा पुलिस बताता है, भाई ये बात मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, इसलिए तो हम लोग उधर कभी भी नहीं जाते। और तुम देखना वहाँ से कभी कभी रोने की, चीखने की और तड़पने की आवाज़ आएगी। सचिन पूछता है, तो बता तो दो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वहाँ पे कई पुलिसों की मौत हो जाती है। तभी शुरू होती है ये नई कहानी पुराने वक्त की। वो बताता है कि यहाँ पे 13 साल पहले कई लोग अपनी फैमिलियों के साथ रहा करते थे। पुलिस ने उसे रूम भी दिया था उनके फैमिली के साथ रहने के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे कई सालों से रहते थे वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए नहीं जा पाते थे, इसलिए फैमिली को ही कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आने के लिए बोल दिया जाता था और कई बार फैमिली ही मिलने के लिए आ जाती थी। पर यहाँ पे एक बार यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई थी और जिसके भी फैमिली आई थी उसमें से एक लड़की थी 5 साल की। वो घुल मिल के सबके साथ खेला करती थी और सब भी उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते थे। वो प्यारी सी लड़की इधर उधर हमेशा घूमती रहती थी। कई बार उन्होंने उसे बोला था कि ऐसा नहीं घूमा जाता, तब भी वो खेलती रहती थी और उसकी बातों को कोई दिल पे नहीं लेता था। पर एक दिन जब लड़ाई हुई यहाँ पे और जंग छिड़ चुकी थी तो उन्हें रूम में ही रहने बोलते हैं। पुलिस उन्हें कहती है, तुम लोग तुरंत गाड़ी बैठो और यहाँ से निकलो। पर वहाँ पे सैनिक कम होने के कारण कोई जा नहीं सकता था और सब उसी लड़ाई में लगे हुए थे। लड़ाई होते होते हमारी ओर के कई सैनिक मर चुके थे और ज़्यादा सैनिक अब बचे हुए नहीं थे। तभी दूसरे तरफ के लोगों ने बम फेंकना शुरू कर दिया था और यहाँ पे कई रूम टूटने लगे थे और तभी बम के कारण सभी घर टूट चुके थे और ये दोनों माँ और इसकी बेटी भागने लगते हैं। लगभग अब 15 या 16 ही पुलिस यहाँ पे बचे हुए थे और फिर 13 घंटे बाद और पुलिस आते। तभी इन्हें उसी सुरंग के अंदर छुपने के लिए बोल दिया जाता है और दोनों तुरंत दौड़ के जाते हैं और वहाँ पे छुपने लगते हैं। एक पुलिस को भेजा जाता है उन्हें अच्छे से छुपाने के लिए। उन्हें बोला जाता है, तुम लोग और अंदर जाके छुप जाओ, जिसके कारण तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और तुम लोग यहाँ से बाहर मत निकलना जब तक हम बोले ना। वो सब वहीं पे छुपे हुए थे। लड़ाई छिड़ी रही थी। लड़ाई होते होते 4 घंटे और बीत चुके थे और तभी एक बम उनके ही सुरंग के ऊपर जाके गिर जाता है, जिसके कारण सुरंग जोर से फटता है और सभी रेत उन दोनों माँ बेटी के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों वहीं पे दब के मर जाते हैं। ये सिलसिला ख़त्म हो गया और ये सुरंग फिर से खोदी गई। वो दोनों तो मर चुके थे और ये जंग भी अब ख़त्म हो चुकी थी। पर कई बार उन दोनों की आत्मा को यहाँ पे चलते घूमते हुए देखा है। कई लोगों ने देखा है, खुद उसके पति ने देखा है। उसका पति इतने तरह से डर चुका था कि उसने यहाँ से रिटायर लेने का सोच लिया और वो यहाँ से कहीं दूर चला गया और वो कभी भी इस जगह पे वापस नहीं आया। पर यहाँ पे उसकी उन दोनों की आत्मा अभी भी कभी दिखती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। ये बात को सुन करके सचिन बहुत बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि उसे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो सोचता है, क्यों मैं आया, क्यों मैंने इसे ज्वाइन करने की गलती की। सचिन इसे सोच ही रहा था
तभी उधर से कॉल कट जाता है। सचिन अपनी ड्यूटी में फिर से जुड़ चुका था और फिर उसकी नाइट की ड्यूटी उसके लिए भारी पड़ती है। सचिन इधर उधर घूम रहा था, तभी फिर से पायलों की आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचिन कहता है अपने दूसरे दोस्त को, भाई तुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है? सब कहते कौन सी आवाज़, मुझे तो नहीं दे रही। मतलब ये आवाज़ सिर्फ सचिन को सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। ये बात तो अब तुम्हें भी पता चल चुका है। सचिन इस आवाज़ को जैसे सुनता है वो समझ चुका था कि जो यहाँ पे आत्मा है उसे भी अब पता चल चुका है कि ये बात सचिन को पता है। सचिन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। सचिन धीरे धीरे उसी ओर जाने लगता है कि वहाँ पे कौन है। क्या सच में इन सभी की बात सच्ची है कि वहाँ पे कोई आत्मा है? सचिन धीरे धीरे उसी ओर जाने लगता है और उस सुरंग की ओर अपने सर को नीचे करके देखता है तो सचिन के पैर के नीचे से जमी खिसक जाती है, क्योंकि जैसे वो अपनी सर को नीचे करता है तो वो देखता है कि वही औरत जिसके बारे में सब बात करते हैं वैसी ही एक औरत और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी और वो दोनों सचिन की ओर देख रहे थे। सचिन गिर जाता है और रेंगते रेंगते यहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते अपने कमरे में जा कर के छुप जाता है। और तभी बाहर से गोलियों की और बम की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कि फिर जंग छिड़ चुकी थी। सचिन सोचता है लगता है जंग छिड़ चुकी है और वो अपने गन को अपने साथ रखने लगता है। वो तुरंत रेडी हो चुका था जंग के लिए और जैसे वो बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर पूरी नॉर्मल थी, बाहर तो कोई जंग ही नहीं हो रहा था। तो सचिन के कानों में वो कौन सी आवाज़ गूंज रही थी जिसके कारण उसे लगा कि बाहर जंग छिड़ा है। एक पुलिस वाला सचिन को देखता है तो सचिन के सर से पसीना टपक रहा था। वो कहता है क्या हुआ सचिन, तुम तो लग रहे हो जैसे जंग में लड़ने जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? सचिन कहता है मुझे तो सच में वही लगा कि यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है, इसलिए तो मैं तैयार होकर आया हूँ लड़ने के लिए। वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं सचिन पूरा पागल हो चुका है लग रहा है, और वो हंसते हंसते चले जाते हैं। सचिन के मन में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। कभी ये गोली बारूद की आवाज़, कभी उन दोनों माँ बेटी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। तभी वो सचिन उस रूम में देखता है तो उसी औरत की बेटी उसके सामानों के साथ खेल रही थी। लग रहा था कि वो लड़की यहीं पे रहती है। वो लड़की सचिन की दूसरी गन को उठाती है और सचिन की ओर फायर करती है, पर यह तो सचिन सोच रहा था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सचिन पूरी तरह से डर चुका था, लग रहा था कि जैसे वो पागल ही हो जाएगा। सचिन यहाँ से जाना चाहता था, पर यहाँ से उसे रिटायर मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहला जॉब, और वो अपने मन से कहीं भी रिटायर होकर नहीं जा सकता था। सचिन को लगभग 3 महीने यहाँ पे बिताने होंगे, उसी के बाद उसे कहीं जाने का मौका मिलेगा। सचिन उस ओर जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता और हमेशा ही वो दूसरी ओर ही खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि दूर में कोई लड़की चल रही थी। सचिन कहता है कौन है उधर, पता नहीं तुम्हें इधर आना मना है। और तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। सचिन और तरह से डर चुका था, वो समझ चुका था ये वही लड़की थी जो मर चुकी थी और सचिन ने उसे ही अभी ये बात बोली है। सचिन को तो लगा था ये कोई दूसरा बच्चा होगा, उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे तो आत्मा भी घूमती रहती है। सचिन फिर तुरंत पानी पीता है और वापस वो वहाँ पे घूमने लगता है। और तभी उधर से एक और आवाज़ आती है, किसने मेरी बेटी को डांटा। सचिन बहुत पागलों की तरह डर रहा था, उसके पैर पूरा थरथरा रहे थे और सचिन काँप रहा था। तभी उसका दोस्त पीछे से आता है
और सचिन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सचिन? तुम अपने आप डरने लगते हो। अभी ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम क्यों डर रहे हो? सचिन कहता है, तुम्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही जो मुझे देती है? वो दूसरा आदमी पूछता है, कौन सी आवाज़? सचिन कहता है, किसी लड़के की, किसी की माँ की। मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है कि कोई औरत मुझे डांट रही है। वो आदमी कहता है, मुझे तो नहीं दे रही। सचिन कहता है, यही तो बात है कि वो आवाज़ मुझे ही क्यों दे रही है। और ये बात होते होते कुछ समझ नहीं आता कि अब सचिन के साथ क्या होने वाला था। और तभी वहाँ पे जंग छिड़ जाती है और ये कोई नकली का नहीं, इस बार असलियों का था। सब तुरंत अपनी गन को टाइट कर लेते हैं और गोली बारूद शुरू हो जाती है। सचिन भी अपने गन से फायर कर रहा था, पर इसका बुलेट अब ख़त्म हो चुका था। सब छुप छुप के गोलियों से भूंद रहे थे सभी को, और सचिन उस रूम में जाता है और अपनी गोलियों को लाता है। वो फायर करने लगता है, पर उसके जो सीनियर थे वो कहते हैं, सचिन फायर नीचे झुक के किया करो वरना हमें गोली भी लग सकती है। और सचिन धीरे धीरे फायर नीचे होके करने लगता है। सचिन रेंगते रेंगते गलती से उसी सुरंग के पास पहुंच जाता है। उसे ये बात की ख्याल भी नहीं था कि वो कहाँ पे है। वो फायर किया जा रहा था और करते करते उसे ये पता लगता है कि उसके हाथों में और उसके पास बुलेट ही नहीं होता। बुलेट तो ख़त्म हो चुकी थी। सचिन जाने वाला था, पर फायर बहुत तेज़ी से हो रही थी। कोई भी चांस नहीं था कि वो बच सके। तभी उसके पैर के पास किसी चीज़ का होने का अनुभव होता है। सचिन देखता है तो गोलियों की पूरी डिब्बी उसके पास थी, पर सचिन ने तो डिब्बा लाया ही नहीं था, तो ये डिब्बी वहाँ पे आई कैसे? सचिन इतना ध्यान ना देते हुए वो पूरी गोलियों को अच्छे से भरने लगता है और वो फायर शुरू कर देता है। फायर करते करते पूरा सचिन थक चुका था, पर ये जंग अभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। पर टाइम बीतते बीतते ये जंग समाप्त हो जाती है और सचिन वहाँ से जाने लगता है। वो अपने कमरे में जाके आराम करने लगता है और तभी सुबह होती है और पुलिस वहाँ पे आते हैं और फिर से सब कुछ सही करने लगते हैं, क्योंकि इस दौरान इधर और उधर दोनों तरफ बहुत बड़े नुकसान हुई थी। साफ सफाई और सब कुछ ठीक करने के बाद फिर से वैसे ही रहने लगते हैं। पर सचिन के मन में एक बात तो अभी भी घूम रही थी कि सचिन ने गोलियों की डिब्बी को तो अपने साथ ले ही नहीं गया था, पर वो वहाँ पे आई कैसी? सचिन बहुत सोचता था इस बात को कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्या उस आत्मा ने मेरी मदद की, या फिर मैं ही भूल रहा हूँ कि मैंने डिब्बी ले गया था? पर फिर वो सुरंग जहाँ से मैं वापस आया हूँ वहाँ पे तो सब मर जाते थे, तो मैं फिर वापस कैसे आया? सचिन बहुत सोचता है और फिर वो एक दिन धीरे धीरे उसी सुरंग की ओर जाने लगता है। वो उस सुरंग के पास खड़ा होता है और वो फिर टॉर्च को जला करके धीरे धीरे सुरंग की ओर जाने लगता है। वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे सुरंग के अंदर देखना है। वो जाता है और वो फिर सुरंग के वापस फिर वहीं पे आ जाता है। पर ये क्या, सचिन के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। सभी लोगों के साथ वहाँ पे जो घटना होता था वो सचिन के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आत्मा सचिन को क्यों नहीं मार रही है। सचिन समझ चुका था कि आत्मा उसे नहीं मारेगी, और फिर सचिन उधर जाने से फिर डरता नहीं है। सचिन रोज उसी ओर जाने लगता है और कहीं भी अब उसे घूमने में डर नहीं लगता था। सचिन ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत चुके थे और फिर सचिन यहाँ से रिटायर ले लेता है। सचिन पहुँच जाता है एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में, उसका भी मैं नाम नहीं ले सकता दोस्तों, इसलिए आप समझ जाना, जहाँ पे कई बहुत दूर दूर तक बर्फ़ की चोटी फैली हुई होती है। सचिन वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पे रहने लगता है। वहाँ पे भी उसे
वही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत थी और यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ था। सचिन अपने काम में लग चुका था और यहाँ पे भी उसे बॉर्डर के पास घूमना पड़ रहा था। सचिन जब देखता है तो फिर से पायल की आवाज़ उसे सुनाई देती है। सचिन कहता है, मैं तो वहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, पर वो आवाज़ यहाँ पे भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सचिन इतनी दूर वहाँ से आ चुका था, तो क्या वो आत्मा सचिन का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई? और तभी एक रात सचिन को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है कि सचिन मेरी बात सुनो। और तभी वो देखता है कि बॉर्डर के सामने एक औरत बैठी हुई थी और वो रोई जा रही थी। वो कहती है, सचिन तुम मेरे पति को मेरे पास ला दो, उनसे मुझे कुछ बातें करनी है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। सचिन उसे देखते रहता है और तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। सचिन को पता था कि ये वही लड़की है, ये वही औरत थी जो वहाँ पे दब के मरी हुई थी। उसका पति अब कहाँ पे था? अब सचिन को इसे ढूंढ करके निकालना ही था। सचिन तुरंत वहाँ के ऑफिस में जाता है और वहाँ से 5 दिन की छुट्टी ले लेता है और पहुँच जाता है वो वहीं पे जहाँ पे रेत से भरी टीले थे। सचिन को देख करके उनके दोस्त उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, तू फिर यहाँ पे आ गया, तुझे इस आत्मा से दूर नहीं रहना क्या? सचिन और वो दोनों हंसने लगते हैं और तभी सचिन अपने साथ बीती उस घटना को उनके साथ बताता है। और तभी वो वहाँ की डायरी में उसी के पति का नंबर ढूंढने लगते हैं जो वहाँ से रिटायर होकर गया था, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा फाइल था जहाँ पे कोई भी सैनिक आता है और यहाँ से जाता है, उसका नंबर और पता उसमें लिखा हुआ होता है। सचिन को उसका नंबर मिलता है और वो उसके पास कॉल लगाता है, कहता है, भैया मुझे आपसे काम है। वो सारी घटना उस आदमी को बता देता है, सारी बात उस आदमी को बता देता है और वो आदमी 3 दिन की छुट्टी लेकर के पहुंच जाता है यहीं पे जहाँ पे सचिन था। वो आदमी पहुंचता है और कहता है, हाँ मैं आ गया, अब मुझे अपनी पत्नी और बेटी से मिलना है। अगली रात वो आदमी और सचिन उसी सुरंग के पास जाते हैं और सचिन वापस अपने रूम में आ जाता है। तभी उस आदमी की चीख सचिन को सुनाई देती है और सचिन जाके वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे वो आदमी नहीं होता और जो वो सुरंग थी वो भी पूरी तरह से धंस चुकी थी। सचिन के मन में जो लग रहा था उसे सोच करके सचिन में डर रहा था, क्योंकि सचिन को लग रहा था कि जो वो आदमी है इस सुरंग की ओर गया और सुरंग उसी के ऊपर ढह गई। वो आदमी को वो आवाज़ लगाता है पर वो आदमी वहाँ पे कहीं भी नहीं होता। जब सुबह होती है उस आदमी को और या उस सुरंग को वहाँ से वापस खोदा जाता है तो पता लगता है वो सुरंग उसे भी अपने अंदर समा चुकी थी और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। सचिन को ये पता लग चुका था कि वो जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी अपने ही बाप अपने ही पति को अपने साथ अपनी दुनिया ले जा चुकी थी और उसका वो सुरंग अब हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म हो जाता है। वो सुरंग फिर किसी को भी कभी नहीं दिखता और उस दिन से वो भूतिया कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो होप गाइस आपको हमारी यूट्यूब चैनल की एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी अच्छी लगी होगी, भूत प्रेत और डायन। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हम हर रात 8 बजे लेके आते हैं आपके लिए डरावनी सी भूतिया कहानी। मिलेंगे इसी के साथ एक नई सी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।